हाय फ्रेंड्स, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक महलवाड़ी बंदोबस्त पर चर्चा करूंगा। मेरे साथ आप पूरे वीडियो तक बने रहें। मैंने महलवाड़ी व्यवस्था के हर पहलू पर विचार किया है और इसके पहले भी मैंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में वीडियो बनाया है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, जैसा कि नाम है, महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भू राजस्व प्रणाली जो भारत में लागू किए गए थे, उनमें से एक था महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है महाल और दूसरा है वाड़ी। महाल का मतलब होता है ग्राम, गांव, और वाड़ी का मतलब होता है बंदोबस्त, एग्रीमेंट। अर्थात ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत वैसा बंदोबस्त या वैसी ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली जिसके अंतर्गत कंपनी सीधे ग्राम समुदाय से समझौता करती थी, ग्राम समुदाय से एग्रीमेंट करती थी भू राजस्व के लिए। अर्थात भू राजस्व देने की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। तो वैसे में होता ये था कि संपूर्ण ग्राम के जो लोग थे, जो जोतधारी थे, किसान थे, जिनकी भूमि थी, उनके भूमि के अनुसार भू राजस्व का निर्धारण कर दिया जाता था और उस भू राजस्व को वे लोग या तो मुखिया के पास या ग्राम के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास जमा कराते थे और वह कंपनी के पास जाता था। यह था आपको महलवाड़ी व्यवस्था। और महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल थे, तो 30% क्षेत्र, अर्थात कुल ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जितनी भूमि थी उसका 30% एरिया महलवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। अब इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? तो महलवाड़ी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधान में से था कि जहां जमींदारों के साथ बंदोबस्त किया जाता था वहां भू राजस्व कुल उत्पादन का 30% निर्धारित किया गया था। वहीं जो अन्य क्षेत्रों में किसानों से सीधे समझौता किया गया था, मतलब ग्राम समुदाय के रूप में, वहाँ पे कभी कभी 70 से 80% तक उत्पादन का कुल भू राजस्व के रूप में किसानों को चुकाना पड़ता था। साथ ही जो दूसरा प्रावधान था कि हर 20 से 25 वर्षों के पश्चात इसका निरीक्षण होना था, इसकी समीक्षा होनी थी भू राजस्व के फिर से निर्धारण के लिए। और जो दोस्तों इसकी तीसरी पहलू थी कि इसमें यह विचार किया गया था कि अगर महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कोई किसान अपने ज़मीन को छोड़ करके भाग जाता है या खेती नहीं करता या भू राजस्व चुकाने में असमर्थ होता है, तो उसके हिस्से का भू राजस्व संपूर्ण ग्राम की जिम्मेवारी होगी कि वह भू राजस्व को चुकाए। ठीक है। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि जब पहले से ही बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त था, तो फिर इस प्रकार के बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त को लाने का उद्देश्य क्या था। और उससे पहले समझने से पहले हम लोग थोड़ा ये भी समझ लें कि महलवाड़ी बंदोबस्त का जो प्रसार था किन क्षेत्रों में था। जैसे कि हमने समझा कि महलवाड़ी बंदोबस्त क्या था, उसके पहलू क्या थे, तो किन क्षेत्रों में था। तो क्षेत्रों की जहाँ तक बात है तो यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश उस समय का संयुक्त प्रांत हुआ करता था, और आपको मध्य प्रांत, जो कि उस समय मध्य प्रदेश, आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, उस समय मध्य प्रांत था। इन क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि महलवाड़ी बंदोबस्त जब लागू किया गया तो इसके प्रणेता कौन थे, इसको लागू किसने किया। तो माना यह जाता है कि 1822 ईस्वी में हार्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और 1822 ईस्वी में ही रेगुलेशन 7 के द्वारा इसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या कारण था महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का, जबकि पहले से अस्थाई बंदोबस्त लागू था। तो इसका उत्तर हम जब ढूंढते हैं तो हम ये पाते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त से बंगाल में, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भी लागू था। तो अस्थाई बंदोबस्त, तो वो अस्थाई बंदोबस्त से सरकार को घाटा हो रहा था, क्योंकि जो 1890 ईस्वी में कर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का निर्धारण कर दिया गया था, वहीं भू राजस्व कालांतर तक बना रहा, यहाँ तक कि लगभग आज़ादी तक वहीं भू राजस्व की दर मिलती रही। तो मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रा के अवमूल्यन के कारण भारी क्षति हो रही थी, पहली बात। दूसरी बात यह देखा गया कि कंपनी के आय में तो स्थिरता रही, मतलब निश्चित आय प्राप्त होता रहा, परंतु जमींदारों की आय बेतहाशा बढ़ी, बिचौलिए बढ़ गए, किसानों का शोषण खूब जमकर हुआ, ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए महलवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था। ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात कि उस समय जब हम विचार करते हैं तो भारत के जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे इंग्लैंड में हेलिसबरी कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे, और उस समय कुछ अंग्रेज अर्थशास्त्री थे जैसे कि माल्थस, बेंथम, मिल, रिकार्डो। इन लोगों का अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत था वो कुछ ज़्यादा ही प्रभावी था, और जब ये लोग पढ़ करके आते थे वहाँ से तो यहाँ पर वो चाहते थे कि उनके रिकार्डो के जैसे लगान सिद्धांत है, मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाकर अधिक से अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था को शोषण किया जा सके, शोषित किया जा सके, निचोड़ा जा सके, और इसी के परिणाम स्वरूप महलवाड़ी बंदोबस्त को लाया गया। अब जब हम इसके परिणाम की बात करते हैं तो दोस्तों इसके परिणाम को जब हम देखें तो अन्य जो भू राजस्व प्रणाली थी, जो परिणाम थे उसके परिणाम इसमें भी आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि किसानों का खूब शोषण, जैसे कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता, जैसे कि आम लोगों की क्रय शक्ति का कम हो जाना, घट जाना, और व्यापक पैमाने पे किसानों का कर्ज जाल में, चंगुल में फंसते चला जाना। चूँकि लगान की दर इतनी अधिक होती थी जिसे चुकाने में किसान असमर्थ हो जाते थे। वैसे में या तो उन लोगों को कर्ज लेना पड़ता था महाजनों से, सेठों से, या फिर नकदी फसल उपजाने पड़ते थे जैसे कि कपास, गन्ना, गेहूँ, नील, चाय आदि। परंतु इसका दुष्परिणाम भी हुआ। जब कालांतर में हमने यह देखा कि जब महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत या फिर अन्य भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भी जब इस प्रकार के नकदी फसलों का उत्पादन प्रारंभ होता है तो कहीं न कहीं जो उस समय गरीब किसानों के लिए, गरीब ग्रामीणों के लिए भोजन की जो व्यवस्था मोटे अनाजों के द्वारा, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा के द्वारा होता था, उनका उत्पादन कम हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भोजन की कमी पड़ने लगी, और उन लोगों के पास भोजन का अभाव जो दिखाई पड़ता है, खास करके अकाल के समय में जब बड़े पैमाने पे हज़ारों लोगों की मौत होती है। और ग्रामीण ऋणग्रस्तता की जहाँ तक हम बात देखते हैं तो जब किसान गरीब कर्ज के चंगुल में फंसते चले गए तो उन लोगों को न केवल अपनी ज़मीन, अपना अचल संपत्ति, अपना मकान, यहाँ तक कि उन लोगों को स्वयं अपने आप तक को गिरवी रखना पड़ता था, और यहाँ तक कि कभी कभी तो किसान गाँव छोड़कर भाग जाता था जिससे कि उसे भू राजस्व या कर्ज से मुक्ति मिल जाए। और क्रय शक्ति की भी कमी हुई, जिसका परिणाम कालांतर में भी दिखाई पड़ता है और आज़ादी के बाद तक दिखाई पड़ता है। क्रय शक्ति में कमी का मतलब क्या हुआ कि ग्रामीणों की जो क्षमता थी, उनके पास जो आमदनी का स्रोत था, वो जब समाप्त हो गया और अधिक लगान चुकाने के कारण, गंदी भू राजस्व नीति के कारण, तो अब गांव का जो बाजार था, मतलब जो चीज़ें कुटीर उद्योग के रूप में जो बनती थी उनको बेचा जा सकता था गांव में, तो अब उनको खरीदने के लिए भी पैसे ग्रामीणों के पास नहीं होते थे। मतलब एक तरह से कुटीर उद्योग ने अपना बाजार खो दिया, और यह इसका परिणाम यह भी हुआ कि कुटीर उद्योग भी नष्ट होने लगा, और इस प्रकार से यह महलवाड़ी व्यवस्था भी भारतीय ग्रामीणों का शोषण के यंत्र के रूप में ही साबित हुई। धन्यवाद।